हेलो बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों ने सीआरटी 10 का पेपर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो हम लोग बच्चे फिजिक्स के हिंदी माध्यम के पहले कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। पहले 35 क्वेश्चन बच्चे मैं करूंगा और बाद के जो 15 क्वेश्चन है वो आपको शुभम सर कराएंगे। जैसा कि बच्चे सिंह सर का विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। सो इसी के तहत बच्चे हम लोग आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चे क्वेश्चंस का डिस्कशन। आते हैं बच्चे हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि एक संरक्षी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बच्चे आपको दे रखा है दैट इज a बाई आर स्क्वायर माइनस का b बाई आर द्वारा दिया गया है, जहां a और b धनात्मक स्थिरांक हैं। साम्य अवस्था ज्ञात कीजिए। साम्य अवस्था मतलब आपको साम्य अवस्था में r का वैल्यू पता करना है यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है u इक्वल्स टू a बाई आर स्क्वायर माइनस दे रखा है b बाई आर। तो एक बात तो क्लियर है कि आपको पता है जब हम लोग साम्यावस्था की बात करते हैं, चाहे हम अधिकतम के लिए बात करें या न्यूनतम के वैल्यू के लिए बात करें, तो यहाँ पे जो आपका डी यू बाई डी आर होता है ये आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात आपको ये समझनी है। अब बस क्या करना है, आर के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a बाई आर क्यूब माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू देगा आपको 0। अब यहां इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर जाओ, 2a बाई आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे b बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये r से r आपका चला जाएगा और अगर हम लोग यहाँ से r का वैल्यू निकालें तो ये क्या देगा आपको 2a बाई b। ये आ जाएगा बच्चे आपका r का वैल्यू साम्य अवस्था में। तो जो होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण की एक्स अक्ष के अनुदिश स्वतंत्र रूप से चलने की अवस्था में आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखी है और कह रहे हैं कि कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा बच्चे क्या है 36 जूल है। तो कण के अधिकतम गति की गणना करें। तो जो कण की अधिकतम गति होगी उसकी गणना आपको करना है। तो देखो भाई, तो यहां पे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा आपको वो समझना है, क्योंकि जो टोटल मतलब कुल ऊर्जा होगी, मतलब जो कुल ऊर्जा होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी गतिज ऊर्जा के लिए प्लस क्या होगा आपका स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब अगर आप ध्यान से जरा इस प्रश्न को देखो तो यहां पे कह रहे हैं कि अधिकतम गति, यहां पे वर्ड को जरा बहुत सही से आप पढ़िएगा। अधिकतम गति की बात कर रहा है, तो जब अधिकतम गति होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ये बात समझना है आपको। अगर गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगा बच्चे, आपका ये मिनिमम होगा। ये आपको बात समझनी है। तो मिनिमम मैक्सिमम की फिर से कंडीशन आ गई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा पहले x का वैल्यू कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वही क्या करेंगे, du अपॉन dx इक्वल्स टू क्या लगाएंगे हम लोग 0, जो कि क्वेश्चन में आपको b का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर। तो पहले से ही वैल्यू रख लो b का 1 मीटर। तो भाई क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 4x क्यूब माइनस का देगा यहाँ पे 10x इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब यहाँ पे जब आप x के लिए सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 4x क्यूब इक्वल्स टू आएगा आपका 10x। तो ये चला गया आपका यहाँ से, ये जाएगा 2 इधर हो जाएगा 5। तो जो x का वैल्यू देगा वो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ये देगा आपको x का वैल्यू। अब जरा इस x के वैल्यू पे यहाँ पे निकालो। अब देखो माइनस न्यूनतम के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा इस वैल्यू पे, चूंकि b का वैल्यू हमको कंसीडर नहीं करना है, तो ये क्या जब पावर 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/4 माइनस क्या देगा आपको 5/2। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देगा आपका माइनस का ये हो जाएगा 10। देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बेसिकली हाँ साथ में आपका 5 भी है, तो ये आपका 5 रहेगा। तो 25/2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 25/4 देगा आपको आपका न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं, चूंकि हमको आपकी जो पूरी एनर्जी है वो दे रखा है जो कि है 36 जूल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो कि आपकी मैक्सिमम है, प्लस ये हमने पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया है यहाँ से, क्या है आपका 25/4। तो यहां से जरा सॉल्व कर जाओ, आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना देगा आपको, ये हो जाएगा 36 प्लस देगा आपको 25/4। अब इसको जरा सॉल्व करो ओवरऑल, तो ये दे देगा आपको कितना 144 प्लस 25 बटे आ जाएगा यहाँ पे 4।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 169 और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे देगा आपको 169/4। तो ये 2 से 2 चला जाएगा। यहाँ से एक काम कर लो कि इसको मत कट करो, और यहाँ पे चूंकि मास भी दे रखा है आपको, तो मास रखो जरा। मास आपका 2 किलोग्राम है। जब आप 2 किलोग्राम रखोगे तब ये वैल्यू कट हो जाएगा। हाफ 2 इंटू ये हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 169/4। तो 2 से 2 चला गया। तो यहां से जो आपको अधिकतम वेग देगा वी मैक्स, वो कितना देगा आपको 13, मतलब स्क्वायर रूट करोगे 169/4 का, तो ये वैल्यू देगा आपको 13 बटे और क्या देगा 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देगा आपको 6.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। तो वी मैक्स देगा आपको 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। आते हैं बच्चे तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहे कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा दे रखी है और t बराबर 10 सेकेंड पे उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है, पिंड की शक्ति निकालनी है। तो जो कि गतिज ऊर्जा दे रखा है तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, P इक्वल्स टू, अब आप यहां पे जब सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट ये क्या होगा आपका dk/dt। ठीक है, तो यहां से जरा लिख जाओ। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा आपका t के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2t+2, ये देगा आपको पावर। तो एट t इक्वल्स टू जब 10 सेकेंड रखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, p बराबर 2 इंटू 10 प्लस क्या होगा आपका 2, तो 22 वॉट। ये दे देगा बच्चे आपका पावर, जो शक्ति होगी वो कितना देगा आपको 22 वॉट। तो इसका भी जो ऑप्शन होगा वो पहला आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक पिंड को 36 के साथ 37 डिग्री कोण 40 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण बिंदु पर वजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। वजन की शक्ति की बात की गई है यहाँ पे। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अच्छा यहां से क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया और ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या देगा, अच्छा इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है आपको, ये है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये चूंकि 37 डिग्री है तो ये देगा आपको v cos 37 डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका v sin 37 डिग्री। ये आपको कुछ वैल्यू देगा। अब चूंकि वजन की शक्ति है तो भाई इसका जो वजन होगा वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। इसका मतलब आपका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा mg, और इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका माइनस का j कैप। अब यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, v cos 37, ये हो जाएगा i कैप प्लस क्या देगा यहाँ पे v sin 37 और ये देगा आपको j कैप के लॉन्ग। तो भाई यहाँ पे v दे रखा है 40 cos 37 हो गया आपका 4/5 i कैप प्लस यहाँ पे भी 40, ये देगा गुणे 3/5 और क्या देगा आपको j कैप। तो 5 8 क्या हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 8, इधर दे देगा आपको 32 आई कैप प्लस देगा ये आपको 24 जे कैप। ठीक है, ये कुछ आपको वैल्यू दे देगा। अब आपको पता है कि बच्चे पावर क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका F.V। तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है mg, ये है माइनस का j कैप डॉट v क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 आई कैप प्लस ये देगा आपको 24 जे कैप। अब चूंकि यहाँ पे भी जे कैप है तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ ओवरऑल। अच्छा चूंकि आई वाला तो जीरो हो जाएगा तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से जब पावर निकालोगे तो निगेटिव तो आएगा। मास आपको दे रखा है 10 किलोग्राम है, 10 इंटू क्या होगा जी का वैल्यू 10 इंटू क्या करोगे यहाँ पे 24, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा माइनस का 2400 वॉट। ये दे देगा बच्चे आपको फाइनल पावर, माइनस का 2400 वाट आएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि आप देखोगे तो ऑप्शन आपको तीसरा दे देगा। आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग की बात हो रही है। कह रहा है कि P मीटर से उसको खींचा गया है और फिर इसे Q मीटर से खींचा जाता है। यदि स्प्रिंग स्थिरांक K है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बताना है आपको। देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात हो रही है कि एक ये स्प्रिंग है और इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच किया गया है। यहाँ पे मास क्या है आपका m है। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि इस स्प्रिंग को आपको क्या करना है, खींचना है। आपने इसको खींचा कितना, पहले सपोज करो यहाँ था, अभी ये जो डिस्टेंस आपने खींची है ये कितना हुआ बच्चे P।
अब कह रहे हैं इसको फर्दर फिर से क्यू आपका खींचा गया है, तो देखो पहले तो पी खींचा ही गया था, अब और क्यू बच्चे क्या कर दिया है, इसको एलोंगेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो टोटल एलोंगेशन हो जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो इतना हुआ पी, ये हो गया आपका पी, और इधर क्या हुआ बच्चे आपका क्यू। तो जो टोटल एलोंगेशन होगा वो कितना होगा आपका पी प्लस क्यू। तो स्थितिज ऊर्जा चूंकि के दे रखा है आपको यहाँ पे स्प्रिंग स्थिरांक, तो यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के, और ये क्या हो जाएगा आपका P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये देगा आपको फाइनल स्थितिज ऊर्जा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि किसी पिंड एक नियत शक्ति प्रदायक ऊर्जा स्थिरित के प्रभाव में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि नियत शक्ति मतलब शक्ति कैसी है, आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। और पूछा है कि विस्थापन और समय का ग्राफ क्या होगा। अच्छा, आप जानते हो कि पावर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट लिख सकते हो आप एफ डॉट वी, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो, चूंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं फोर्स को एम डी वी बाई डी टी, और साथ में क्या होगा आपका वी रहेगा। तो इसको जरा लिख जाओ, तो P बाई एम और साथ में क्या रहेगा आपका डी टी इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे डी वी इंटू वी। अब एक काम करते हैं, जरा दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये देगा आपको P बाई एम इंटू टी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई टू, ये कुछ वैल्यू दे देगा। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व कर जाओ, तो जो v का वैल्यू आएगा उसे हम क्या लिख सकते हैं 2p बाई एम, और इधर हो जाएगा t, और साथ में क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2p बाई एम इंटू क्या आएगा आपका t। तो t टू पावर 1/2 भी लिख सकते हो। इसको आप फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो ये देगा आपको कितना, स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा 2p बाई एम, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो t टू पावर क्या हो जाएगा, ये 3/2 अपॉन क्या देगा 3/2। हमको इन कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नहीं है तो इसको हटा दो, तो सीधे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन देख लेते हैं। t टू पावर 3/2 दे रहा है, इसका मतलब ये लीनियर तो बिल्कुल नहीं है। तो अब चूंकि ये क्या है, आपकी जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब नियत भी नहीं है, तो आपका ये तो पहले ही चला जाएगा, ये भी यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां पे आओ, दूसरे और चौथे ऑप्शन में देखो, इसके लिए एक याद रखो एक बात, वो क्या है कि जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ते हैं, ये क्या होता है आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो कंफ्यूजन रहता है कि ये किधर का ओपन होगा, ये ग्राफ किधर की तरफ ओपन जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखा करो, जो आपका लीनियर टर्म हो, मतलब जो आपका क्या हो लीनियर टर्म हो, उसी की तरफ बच्चे इसका क्या होता है आपका फेस ओपन जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप यहां पे भी देखो तो लीनियर तो नहीं है, तो कर्व आपको देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि t टू पावर 1.5 समथिंग है। तो ठीक है, तो क्या होगा, लीनियर अगर देखोगे तो s और t में लीनियर कौन है, s हो गया बच्चे आपका लीनियर। तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना देगा आपको, दूसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है कि कौन सा आरेख किसी झील में स्वतंत्रतापूर्व गिरते हुए लोहे की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन का सही निरूपण करता है। देखो, किसी झील में कोई एक लोहे की गेंद है बच्चे, वो क्या है, गिर रही है। तो देखो जैसे ही वो गिरेगी तो इनिशियल क्या होगा भाई, उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उसका स्पीड इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, ऊपर की ओर आपका बेयॉन्से लगेगा, और ऊपर की ओर आपका ही क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स भी लगेगा, ठीक है। ये कुछ सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे जो mg होगा वो इन दोनों फोर्स से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो उसके पहले तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। फिर जैसे ही कुछ सर्टेन डेप्थ में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो जाती है बच्चे कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट वेग को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब फिर वो एक कांस्टेंट रेट से बच्चे नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये mg और ये आपके फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले बढ़ रहा है, तो देखो पहले बढ़ रहा है, तो यहाँ तो पहले थ्रू आउट बढ़ता हुआ दिखा रहा है, तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। दूसरे में देखो तो पहले बढ़ रहा है लीनियरली, बिल्कुल सही है कि आपका डेप्थ के साथ बढ़ रहा है, फिर आपका कांस्टेंट हो गया है, तो दूसरा ही ऑप्शन बच्चे आपको सही दे देगा। तीसरा देखो बड़ा विचित्र सा दे रखा है कि पहले कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर कांस्टेंट हुआ, तो ये तो नहीं होगा। चौथा आपका भी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, और यही होगा बच्चे आपका टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ।
कह रहे कि दर्शाए गए चित्र में एक घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर तल पर स्थित पृष्ठ को दर्शाता है। जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड बिंदु ए से छोड़ा जाता है, देखो यहां से ए से छोड़ा गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी जो गति है बच्चे क्या होगी, इनिशियल में होगा बच्चे आपका 0। ठीक है, यहाँ पे बस एनर्जी कंजर्वेशन, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको निकालना है इससे गतिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा चलिए, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट होगा 56 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 28 मीटर। तो जरा एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, क्या होगा भाई, mgh, h1 मान लेते हैं इसको, और चूंकि इसका मास दे नहीं रखा, अच्छा 2 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे mgh2 प्लस क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व कर जाओ, mg को ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका h1 माइनस h2 दे देगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो m 10 दे रखा है, g भी 10 दे रखा है, ये है आपका 28 माइनस क्या हो जाएगा, ये है 56 माइनस क्या होगा यहाँ पे 28 इक्वल्स टू क्या देगा आपको, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल देगा, तो ये कितना हो जाएगा 100, और काइनेटिक एनर्जी जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा आपका, अच्छा ये मास आपको दे रखा है 10, मास आपको 10 दे रखा है, 10 नहीं 2 है, सॉरी 2 दे रखा है, तो यहाँ पे जरा रख जाओ, तो ये हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा आपका 28, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा 560 जूल, जो आपकी गतिज ऊर्जा आएगी वो कितनी होगी 560 जूल, मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या देगा आपको सही दे देगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु क्षैतिज तल में छोड़ी जाती है, यदि E इक्वल्स टू 1/2 हो तब वस्तु द्वारा उछलना रुकने का समय बताइए। देखो जब कोई भी वस्तु बच्चे एक सर्टेन हाइट से नीचे फेंका जाएगा तो क्या होगा, देखो ये मान लो कि h हाइट से फेंका गया, h0 हाइट मान लेते हैं, फिर क्या होगा, ये यहाँ से रिबाउंड होगा, रिबाउंड होके बच्चे कुछ यहाँ जाएगा, फिर इसी हाइट से बच्चे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर से ये रिबाउंड होगा, अब हाइट कुछ नीचे चली जाती जाएगी, फिर इसी हाइट से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी बेसिकली क्या हो रही, लेस हो रही है, वो आपका किसकी वजह से हो रहा है, ई की वजह से हो रहा है आपका, जो कि होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे ये h0 आपको दे रखा है, कितना है आपका 80। पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इसे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बस पहले ये टाइम निकाल लो, और ये टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट आपको दे रखा है, कितना है बच्चे आपका 80 सेंटीमीटर। तो भैया क्या करोगे, h इक्वल्स टू यहाँ पे यूज करो ut प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये दे रखा है आपको कितना है 80 इक्वल्स टू हाफ, इधर क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू क्या देगा आपको t स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 चला गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे आपका 16, तो जो टी का वैल्यू देगा वो कितना आएगा आपका 4 सेकेंड। एक बात याद रखिएगा, चूंकि टोटल समय हमसे पूछा है, टोटल समय निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टी ये होता है आपका 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो टी आपने निकाल लिया है, कितना है आपका 4 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 2 से 2 चला गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका आंसर। तो 12 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि यदि पिंड के संवेग को x गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। अब कह रहा है कि आपका जो इसको xp टाइम्स बच्चे बढ़ा दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे x² p² अपॉन क्या देगा आपको 2m, और आप जानते हो p² अपॉन 2m क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, x² ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इनिशियल, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी x² गुना आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक मोटर पंप द्वारा दिए गए पाइप में जल को एक निश्चित दर से प्रवाहित करता है, समान मोटर पंप से निकलने वाले पानी का 4 गुना पानी फेंकता है, तो पंप की क्षमता बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि पंप की कितनी क्षमता बच्चे क्या कह रहा है कि बढ़ानी होगी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका जो 11 नंबर दे रखा है, कह रहा है कि पंप की क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितना पंप की क्षमता होगा, चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर हम लोग रेट की बात करें तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है dm/dt इक्वल्स टू, ये होता है आपका a, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड मूव कर रहा है, इनटू होता है यहाँ पे डेंसिटी, इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि
एक यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहने वाला है, डेंसिटी भी सेम रहने वाला है, ठीक है। कह रहे कि 4 गुना पानी फेंकना है बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि डी एम डैश अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स डी एम बाई डी टी। ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें 4 टाइम्स ये कर लें डी एम बाई डी टी, हाँ 4 टाइम्स डी एम बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आपका पहला, और इक्वल्स टू इधर क्या है, 1 मिनट। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर हम लोग बाहर के लिए बात करें तो जब डी एम डैश अपॉन डी टी के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा आपको, ये हो जाएगा ए डैश, ये आ जाएगा वी डैश इक्वल, इधर क्या हो जाएगा आपका रो डैश इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, हाँ ये दे रखा है आपको डी एम बाई डी टी का वैल्यू रख दो, ए वी और रो ये दे रखा है यहाँ पे। तो जरा अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया सेम रहेगा तो एरिया से एरिया चला जाएगा, डेंसिटी सेम रहेगा, सेम रहेगा, आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा देखो निकल पंप की क्षमता बढ़ानी होगी, मतलब उसका कितना पावर बच्चे क्या होगा आपको इंक्रीज करना होगा, ये आपसे पूछा है। तो पावर आप जानते हो होता क्या है, P इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से फोर्स भी चाहिए। अब देखो अगर आप यहां से अगर आप बल निकालोगे तो बल क्या देगा आपको, इसे हम लिख सकते हैं v डी एम बाई डी टी। अच्छा ये पहले केस के लिए हो गया, दूसरे के लिए मान लो v डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f डैश इक्वल्स टू v डैश, ये देगा आपको डी एम डैश अपॉन डी टी। अब एक काम करो दोनों को जरा डिवाइड कर जाओ, तो f अपॉन एफ डैश का जो वैल्यू देगा वो देखो क्या हो जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी को एज इट इज रखो, अपॉन वी डैश का हमने निकाला था टर्म में, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स वी, और ये भी आपको दे रखा था कितना था 4 गुना कितना था हो जाएगा आपका डी एम बाई डी टी, ये कुछ दे देगा। तो डी एम बाई डी टी चला गया, यहाँ से वी चला गया, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें एफ डैश का वैल्यू, तो जो एफ डैश का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 16 टाइम्स ऑफ एफ आएगा, ठीक है। अब बस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ। अब पावर की बात करें तो पहले केस में पावर होगा आपका एफ वी, दूसरे केस में पावर जो हो जाएगा वो मान लेते हैं हम लोग एफ डैश वी डैश, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, और रिवर्स डिवाइड करना मतलब पी डैश पहले लिखना अपॉन पी इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे एफ डैश वी डैश अपॉन क्या देगा आपको एफ वी। तो एफ डैश का वैल्यू रख जाओ यहाँ पे 16 एफ, और वी डैश का क्या हो जाएगा आपका 4 वी अपॉन क्या हो जाएगा एफ इंटू वी। तो v से v चला गया, f से f चला गया, तो जो p डैश का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 64 टाइम क्या हो जाएगा बच्चे आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 64 गुनी उसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपको स्प्रिंग के लिए बोला गया है कि स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक का अधिकतम वेग बताना है आपको। तो इसके लिए आप एक बात याद रखिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो हमेशा याद रखना कि इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ये होता है बच्चे आपका फोर्स अपॉन एम के, ये कुछ आपकी वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। फोर्स अपॉन एम के नहीं, फोर्स अपॉन के होता है एक्चुअली, ये फोर्स अपॉन क्या होगा के, ऑलरेडी आपको याद रखना है। अब ये जो फोर्स होगा, फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन, किसकी दिशा में होगा, ये जिधर आपका खिंचाव हुआ है स्प्रिंग का उसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा वो खिंचाव की दिशा में होगा, ये आपको बात याद रखनी है, खिंचाव की दिशा में ये क्या करेगा आपका बल काम करेगा, ठीक है। और नीचे क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर इसी केस में आपको क्या निकालना हो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहां से जब आप अधिकतम वेग निकालोगे तो ये क्या देगा, फिर से वही हो जाएगा। अधिकतम वेग के लिए बस आपको ये करना है कि यही आपका फोर्स अपॉन क्या होगा यहाँ पे रूट एम के दे देगा, ठीक है। अब चूंकि ये बल क्या है खिंचाव की दिशा में ही है, तो देखो भाई इसका आपका ये आपका नेट नीचे की ओर काम करेगा, ये हो गया आपका थीटा, और ये आपका फोर्स क्या दे देगा, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये देगा आपका क्या एम जी साइन थीटा, ये आपको फोर्स दे देगा। तो बस यहाँ पे आप बल का वैल्यू रख जाओ तो कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन
यहाँ पे चूंकि फोर्स, अच्छा मास कितना है यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे 16 रखो, अपॉन क्या देगा आपको 16 टाइम्स मास इंटू क्या आ जाएगा आपका के। अब बस इसको आप सॉल्व कर जाइए। जब इसको सॉल्व करोगे तो इस 16 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा 16/4 mg साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे रूट ऑफ एम के। तो ये 4 से 4 चला गया, 4 चौके क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो बेसिकली क्या बचेगा यहाँ पे 4g साइन थीटा। अब एक काम करो, इसको m को लेके चले जाओ अंदर, तो m स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग m के। तो m से m चला गया, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम वेग देगा वो कितना आ जाएगा 4g साइन थीटा स्क्वायर रूट m बाई के। ये दे देगा आपको अधिकतम वेग। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये दे रखा है आपको चौथा ऑप्शन। एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रख लेना बच्चे, बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, दैट इज m अपॉन स्क्वायर रूट m के। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 13। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 10 न्यूटन भार वाला एक ब्लॉक ए से बी आप कह रहे कि मिलाने वाले चिकने एक वक्राकार पथ पर फिसलता है और पथ का अंतिम सिरा क्या है खुरदरा क्षैतिज तल से मिलता है, और चूंकि घर्षण गुणांक आपको दे रखा है तो पूछा है कि यह खुरदरी सतह पर कितनी दूरी तक गति करेगा। अब जरा भाई यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो क्या होगी। अगर हम यहाँ पे लगा दें न्यूटन्स थर्ड लॉ तो क्या हो जाएगा भाई आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 2gh। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2as। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे हमको दे रखा है आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई बच्चे आपकी 0। तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे v का वैल्यू तो ये कितना दे देगा, जो v का वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको, दैट इज 2g, ये देगा स्क्वायर रूट 2gh दे देगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपका घर्षण भी है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होगा यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट u स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 2as। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिटार्डेशन है, रुकने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 0 फाइनल वेलोसिटी। चूंकि रुकने की बात हो रही है तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, u स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा आपको 2as देगा। अब ये u हमको पता है कितना है आपका 2gh, यहाँ पे रख जाओ, ये हो जाएगा 2, और a को यहाँ पे जरा रख दो, क्या a की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा बच्चे आपका म्यू जी। ठीक है, ये होगा आपका म्यू एम जी होगा एक्चुअली, म्यू एम जी, और s क्या है आपका जो आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, a आपका क्या होगा यहाँ पे म्यू जी होगा एक्चुअली। ठीक है, ये होगा म्यू जी इंटू क्या होगा आपका s। ठीक है, तो g से g चला जाएगा, और h आपको दे ही रखा है कितना है 10, तो 2 गुणा 10 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका s, और ये भी दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा 0.2, तो 2 से 2 चला गया, यहां से करोगे तो 100, तो 50 आ जाएगा आपका। जो दूरी आएगी आपकी वो कितनी आएगी आपकी 50 मीटर आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका दूसरा, 50 मीटर आपको क्या देगा बच्चे, सही आंसर देगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो आपको बल दे रखा है, तो किया गया कार्य कितना होगा, और देखो कह रहा है कि एक्स अक्ष के अनुदिश 4 मीटर दूरी गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा बल आपसे वर्क पूछा है। तो आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होगा आपका एफ डॉट एस। तो एफ आपको दे रखा है माइनस का 7i कैप, प्लस दे रखा है आपको 2j कैप, प्लस क्या होगा यहाँ पे 9k कैप, डॉट यहाँ पे 4 मीटर एक्स अक्ष के अनुदिश है तो कितना हो जाएगा 4i कैप। बस यहाँ पे आई वाला वैल्यू दे देगा, तो माइनस का 28 जूल क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दिखाए गए चित्र अनुसार एम द्रव्यमान का एक गुटका एक प्लेटफॉर्म पर रखा है जो विराम से नियत त्वरण g/2 से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है। गुटके पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा टाइम t में किया गया कार्य है। देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, आपका जो बल ये mg नीचे की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर आपका नॉर्मल एक्ट करेगा। चूंकि फाइनल क्या है एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे क्या दे देगा आपको n माइनस एम जी इक्वल्स टू ये आपका दे देगा mg/2। तो यहां से जब n निकालोगे तो कितना देगा आपको 3mg/2 आ जाएगा यहां से। अब कह रहे हैं कि इस आपका जो भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा t समय में, ये आपसे पूछा है।
तो आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं कि ये दूरी कितना तय करेगा। मान लेते हैं पहले ये कहां से शुरू हुआ है, आपका विरामावस्था से इसे चलना स्टार्ट करा है, तो यहाँ से जो एस का वैल्यू होगा वो कितना होगा, यू टी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर। तो u आपका 0 है तो ये कितना देगा, हाफ g का वैल्यू चलो रहने देते हैं, t को एज इट इज रहने दो क्योंकि t ही के टर्म में आपको क्या करना है, निकालना है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख जाओ। तो w का वैल्यू कितना देगा आपको, ये आ जाएगा 3mg/2 और s का वैल्यू क्या है आपका हाफ, ये हो जाएगा gt स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करो तो जो वर्क डन देगा वो कितना देगा, 3mg स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 4 और साथ में क्या देगा आपको टी स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चे आपका बल, मतलब वर्क डन। तो भैया ऑप्शन देख लो जरा, 3mg स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 3/4, 3/4 ठीक है, 3/4 ही आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे g/2 दे रखा है, हाँ g/2 आपका क्या है, एक्सीलरेशन है। अच्छा ये गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो ये दे देगा आपको 8। ठीक है, ये देगा आपको 8, 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8 दे देगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दूसरा। कह रहे कि m द्रव्यमान वाला एक ब्लॉक 2m द्रव्यमान वाले दूसरे स्थिर ब्लॉक से टकराता है। एक m द्रव्यमान का आपका ब्लॉक है, ये 2m द्रव्यमान का एक दूसरा ब्लॉक है, से टकरा पे क्या करता है कि कह रहा है कि हल्का ब्लॉक रुक जाता है। ठीक है, अच्छा पहले इसका वेलोसिटी आपको 0 दे रखा है और इसका वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, क्या है बच्चे आपका v है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू वी इक्वल्स टू क्या होगा, कह रहा है कि टकराने के बाद क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका क्या होगा, जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो ये 0 हो गया, तो ये 0 ही दे देगा, इक्वल्स टू क्या होगा 2m इंटू 0 प्लस, अच्छा ये तो आपका इधर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि हल्का ब्लॉक रुक जाता है, तो ये वेलोसिटी कुछ एक्वायर करेगा, ये वेलोसिटी कितना होगा इसका v डैश, तो 2m क्या देगा आपको v डैश, तो m से m चला गया, तो जो v डैश का वैल्यू होगा वो कितना आएगा आपका v/2 आएगा। अब आपसे पूछा है कि पुनर्स्थापन गुणांक का मान क्या होगा, तो ये आप हमेशा याद रखिए कि जो E होता है ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन होता है ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आप एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख जाइए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको दे रखा है v/2 और ये क्या है आपका v है, तो v से v चला गया, तो E का वैल्यू क्या देगा यहाँ पे 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.5। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा वो कितना आएगा 0.5, जो देगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहे कि एक गेंद h ऊंचाई से फर्श पर गिरती है और h/4 ऊंचाई तक उछलती है। गेंद और फर्श के बीच का आपसे पूछा है कि पुनर्स्थापन का गुणांक का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए भाई सिंपल सी बात याद रखो कि हम लोग जो E का वैल्यू निकालते हैं, सपोज करो एक सर्टेन हाइट से गिर रहा है h0 तक और फिर ये कहां तक उठता है h0 से h1 हाइट तक उठता है, तो E इक्वल्स टू जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है h1/h0। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो पुनर्स्थापन का गुणांक निकालने के लिए चूंकि h/4 हाइट तक ये फिर से ऊपर गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा h/4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से h, s से h चला गया, तो E का जो वैल्यू देगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 1/2। तो जिससे कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या आएगा आपका पहला। अब देखो कह रहा है कि एक घर्षणहीन क्षैतिज पर गति कर रहा है, के स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग से टकराता है जो इसे L दूरी तक संपीड़ित करता है। संघट्ट के पश्चात गुटके का अधिकतम संवेग है। आपसे पूछा है कि अधिकतम संवेग है। अच्छा अधिकतम संवेग कब निकालोगे, जब आपको पता हो कि आपका वेग क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो देखो जब ये इससे टकराएगा तो हम मान लेते हैं कि ये L लेंथ क्या हुआ है आपका, क्या करेगा बेसिकली संपीड़ित हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि संपीड़ित होगा तो इसका जो आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे आपका डिक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका हाफ, ये देगा आपको KL²। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा
जो हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना देगा के बाई एम, और ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो वी इक्वल टू हम सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट के बाई एम, और क्या देगा यहाँ पे एल दे देगा। अब आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि संवेग क्या होगा, तो आप जानते हो संवेग इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मास आपको दे रखा है, ये क्या हो जाएगा के बाई एम इंटू क्या देगा आपको एल। तो यहाँ पे क्या होगा, m से m कट हो जाएगा, तो m के इंटू क्या हो जाएगा l, यही दे देगा बच्चे आपको संवेग। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये देगा आपको तीसरा ऑप्शन, जो कि आपको सही देगा। कह रहे कि टरबाइन को चलाने के लिए 60 मीटर ऊंचाई से 15 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से गिराया जाता है। घर्षण बल के कारण कह रहे कि 10% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 10% ऊर्जा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो टरबाइन द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न होगी, तो पहले तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं भैया कि आपका जो इनपुट पावर होगा वो कितना होगा। तो जब यहां से P इनपुट निकालोगे तो ये क्या देगा आपको mgh/t। अच्छा, ये m/t आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 15, तो 15 g का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 10, h कितना है 60। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा, ये 15 छक्का हो जाएगा 90 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 जीरो और बढ़ा दो, ये दे देगा आपको। जो किलोवाट की बात करिए तो इसको लिख लो भाई किलोवाट में, तो ये क्या देगा आपको 9 किलोवाट दे देगा यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे चूंकि पूछा है कि 10% ऊर्जा नष्ट हो गई है, तो इसका मतलब जो आपको P आउटपुट देगा वो क्या होगा, P इनपुट का 90% होगा, दैट इज द P इनपुट। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, 90/100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 9। अब ये चला गया यहाँ से, इधर आ जाएगा आपका 81/10 किलोवाट दे देगा। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये देगा 8.1 किलोवाट, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। 8.1 किलोवाट देगा आपको फाइनल आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एम द्रव्यमान के एक कण को एक मशीन द्वारा गतिमान चलाया जा रहा है, इसे स्थिर के वाट शक्ति प्रदान की जाती है। यहाँ पे आपको पावर दे रखा है कि के वाट शक्ति है। यदि यह कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो टी समय पर कण का बल होगा। देखो यहाँ पे पावर की बात हो रही, तो पावर क्या होता है आपका फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है, एफ डॉट वी होता है, और ये दे रखा है आपको के। हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं mdv/dt, और ये क्या हो गया आपका v। एक काम करो यहाँ से k/m, और ये क्या हो जाएगा आपका dt इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से आप dv/v, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे k/m t इक्वल्स टू ये आ जाएगा v²/2, ये दे देगा। अब यहां से जब करोगे तो v² इक्वल्स टू क्या देगा 2k/m इंटू आ जाएगा t। तो जो v का वैल्यू आएगा वो स्क्वायर रूट 2k/m और क्या देगा आपको t दे देगा। तो जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखो भाई एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो, तो ये देगा आपको एक्सीलरेशन, ये आ जाएगा dv/dt। तो क्या करना है यहाँ पे आपको 2k/m, t को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ, ये क्या देगा आपको t टू पावर माइनस का 1/2, ये कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। इसको बाहर ही रखो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, और इधर क्या आएगा आपका 2k/m और t टू पावर माइनस का 1/2। अब आपसे पूछा हुआ है कि बल कितना होगा, तो फोर्स निकालो भाई, F इक्वल्स टू मास इंटू क्या हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सीलरेशन हाफ स्क्वायर रूट 2k/m, और इधर क्या देगा आपको t टू पावर माइनस का 1/2। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो एक काम कर लो कि इस 2 को भी अंदर ही ले आओ ये तो बाहर ही रहने दो इसको, हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका 2km और क्या रहेगा आपका t टू पावर, ये क्या बचेगा आपका माइनस का 1/2। अगर आप अंदर ले आओगे तो देखो अंदर लाने पे क्या होगा, ये हो जाएगा km/2 और t टू पावर माइनस का 1/2, ये देगा आपको फाइनल आपका बल, जो कि दे देगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमानों के पिंड को दी गई शक्ति P बराबर 3t² के संबंध अनुसार निर्भर करती है। तो पिंड की चाल आपसे पूछा है कि आपका t बराबर 2 सेकेंड पर जो पिंड का वेग क्या होगा। तो P बराबर क्या है आपका, दैट इज 3t²/2, और P को आप लिख क्या सकते हो, दैट इज F.V इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3t²/2। अच्छा आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पहले तो आप क्या करो, एक काम कर लो, वर्क डन निकाल लो, ठीक है।
तो अब वर्क डन को हम बार बार लिख लेंगे किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना। अब चूंकि इनिशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बराबर क्या बचेगा, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर ही तो बचेगा, जो कि आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। आप जरा यहां से निकालो W, तो W क्या देगा आपको, P डॉट dt आ जाएगा यहाँ पे, और लिमिट क्या होगी आपकी 0 से 2, तो 0 से 2, और ये क्या देगा आपको P कितना है आपका 3t स्क्वायर बाई 2, और इधर साथ में क्या रहेगा आपका dt। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो ये देगा 3t क्यूब बाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू क्या देगा आपको 2, और यहाँ पे जो लिमिट है ये क्या रहेगा 0 से 2। अब 3 से 3 चला गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका 8/2, तो ये दे देगा बच्चे आपको 4 जूल आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर के बराबर, तो हाफ मास आपको दे रखा है 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 4, तो ये चला गया, v का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ये देगा आपको v का वैल्यू, जो कि देखोगे तो ऑप्शन आपको कौन सा देगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है आपको 22, यदि आपका संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका p स्क्वायर अपॉन 2m, ये इनिशियल हो गया। अब फाइनल अगर बढ़ गया है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहले p था, अभी 20% आपने बढ़ा दिया, तो 20/100 इंटू क्या हो जाएगा p, इसे ही आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा क्या 1, ये हो जाएगा 5, मतलब 6p/5 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब यहां लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 36/25 p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, अब आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन क्या देगा आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। अब इसको जरा फाइनल सॉल्व कर जाओ, तो ये क्या देगा 36/25 p स्क्वायर बाई 2m। ऑब्वियस सी बात है ये कट हो जाएगा आपका, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे -1, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर क्या दे देगा आपको, बचेगा 11 बच्चे 25 इंटू 100, और ये प्रतिशत में आपका कन्वर्ट हो गया है, तो 25 चौको क्या हो जाएगा 100, ये देगा आपको 44% दे देगा, जो कि होगा आपका सही आंसर। तो 44% आपका पहला ही ऑप्शन दे रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिएगा कह रहे कि दो पिंडों की अप्रत्याश टक्कर में प्रत्येक पिंड का संवेग और ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो अप्रत्याश टक्कर है तो भाई अप्रत्याश टक्कर में क्या होता है आपका, नहीं प्रत्याश अगर टक्कर है तो आपका क्या होगा, ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस दो पिंड टकराने के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर पूर्णतया क्या होती है, अप्रत्याश टक्कर कहलाती है, जो कि बच्चे क्या है आपका बिल्कुल सही बात है, यही होगा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है आपका गलत है ए गलत है और रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही है, तो चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। जमीन पर उकड़ू बैठा एक आदमी सीधा होकर खड़ा हो जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य पर जमीन की प्रतिक्रिया का जो बल होगा वो क्या होगा। देखो अगर वो इनिशियली बच्चे क्या है, अगर बैठा हुआ है इनिशियली क्या है, कह रहे हैं कि सीधा मतलब स्क्वाट कर रहा है, तो क्या होगा पहले आपका mg क्या करेगा नीचे से, मतलब mg क्या होगा आपका ज्यादा होगा, फिर जो आपका फोर्स होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे mg होना चाहिए था, मतलब जो आपका वेट होगा, ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, mg होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होगा mg से अधिक होगा और फिर क्या होगा यहाँ पे mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उकड़ू बैठा मतलब स्क्वाट कर रहा है, ये बात समझिएगा आप। तो यही हो जाएगा बच्चे आपका, इसका चौथा ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा। किसी लक्ष्य की ओर दागी गई गोली 30 सेंटीमीटर मोटाई भेदने में अपना 50% वेग खो देती है। तो आपसे पूछा है कि उसे उसके द्वारा रोकने में तय की गई अतिरिक्त दूरी है, तब उसके द्वारा रोकने तक में आपसे पूछा गया है तय की गई अतिरिक्त दूरी होगी। देखो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर आपको मोटाई दे रखा है, तो इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या देगा यहाँ पे 0.3। अच्छा आप जानते हो कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मान लो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, तो पहले वेलोसिटी बच्चे क्या था आपका v था हाफ m। देखो यहाँ पे चूंकि फाइनल वेलोसिटी कितना बचा है आपका 50% वेग खो दे रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा हाफ एम वी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा वर्क डन कितना होगा आपका f इंटू क्या हो जाएगा s कितना है आपका 0.3। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो ये कितना देगा आपको, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है,
हाफ एम यू बाई टू, तो कितना हो जाएगा यहां से, जब इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल तो ये देगा आपको हाफ, और ये देगा आपको 1/4 mv² माइनस का देगा यहां से हाफ mv² इक्वल्स टू ये देगा आपको f इंटू 0.3, और यहां पे हो जाएगा 8, इधर मल्टीप्लाई करो 4, तो ये क्या बचेगा आपका 3/4, ये हो जाएगा कितना, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक कम हो जाएगा 3/4 mv² इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे हाफ f इंटू 0.3। अब इसको जरा सॉल्व करो फर्दर। आप कह रहे हैं चूंकि तब उसके द्वारा रुकने तक में, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और अब आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग v ही कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv², और मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस और आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f इंटू ये हो जाएगा 0.3 प्लस x, ये आपका ओवरऑल हो जाएगा। तो यहां से जरा एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर जाओ, तो जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या देगा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 3/8 होगा, तो जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ mv² से mv² चला जाएगा, तो 1/2 अपॉन क्या देगा 3/8 इक्वल्स टू f से f चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0.3 प्लस x अपॉन क्या देगा यहाँ पे 0.3, तो ये आपका क्या होगा 2/4, तो यहाँ पे बचेगा 4/3 इक्वल्स टू 0.3 प्लस x अपॉन क्या देगा आपको 0.3। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर जाओ, ये देगा आपको 1.2 इक्वल्स टू 0.9 प्लस देगा आपको 3x। अब जब इसको इधर लेके जाओगे तो 1.2, तो ये कितना बचेगा आपका 0.3 इक्वल्स टू बचेगा यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.1, x का जो वैल्यू आएगा वो देगा आपको 0.1, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा 0.1 चूंकि ये क्या होगा आपका मीटर में आएगा, तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो x का वैल्यू क्या देगा आपको 10 सेंटीमीटर दे देगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि क्या होगा आपका पहला ऑप्शन। यदि एक गेंद को h0 ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी के n बार टकराकर ऊपर उठती है, तो परावर्तन वेग कह रहा है कि un है, तो hn ऊंचाई तक ऊपर उठने के बाद उसका जब प्रत्यास्था गुणांक होगा वो उसका वैल्यू क्या होता है, ये बच्चे आपको सीधे से बात याद रखनी है कि ये जो वैल्यू होती है क्या होती है hn अपॉन क्या होगा आपका h0 के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपका जनरल फार्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे फोर्स दे रखा है, किया गया कार्य आपसे पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ ये होता है आपका f डॉट dr। अब क्योंकि दो डायरेक्शन में है तो f आपको दे रखा है माइनस का k, ये क्या हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप, तो dr को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, दैट इज नथिंग बट dxi कैप प्लस क्या होगा यहाँ पे dyj कैप। अब यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, तो माइनस का k, आपका इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका x dx प्लस क्या देगा यहाँ पे आपको ये दे देगा y dy, ठीक है। अब आपकी जो लिमिट होगी ये यहाँ से क्या होगी 0 से a, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लिमिट आपका 0 से a, तो माइनस का k, इधर क्या हो जाएगा x² 2 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे y² 2, ठीक है। तो ये माइनस का k और इधर करोगे तो कितना, अच्छा लिमिट चूंकि क्या होगा यहाँ से लिमिट भी लिख देते हैं हम लोग, ये क्या होगा 0 से a देगा और इधर भी क्या देगा आपको 0 से a, तो ये a² 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे a² 2, तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो क्या बचेगा, दो ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 आपका कट हो जाएगा, माइनस का क्या दे देगा यहाँ पे ka² दे देगा आपको फाइनल कार्य, जो आएगा आपका बच्चे ऑप्शन नंबर दूसरा। माइनस का निगेटिव का क्या हो जाएगा ka² होगा। कह रहा है कि एक इंजन बल N लगाता है कि कुछ फोर्स लगा रहा है यहाँ पे और वेलोसिटी आपको दे रखा है, तो इंजन की शक्ति पूछा है आपसे, तो आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है आपका F डॉट V, तो यहाँ पे कर दो जरा भाई 20I, बस डॉट प्रोडक्ट करना है आपको यहाँ पे 3j कैप प्लस क्या होगा यहाँ पे 5k कैप, डॉट यहाँ पे हो जाएगा 6I कैप प्लस देगा आपको 20j कैप प्लस आएगा यहाँ पे आपका 3k कैप, तो यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई कर जाओ, तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120 माइनस 20 क्या कितना होगा आपका 60 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 15, तो ये बचेगा 60 प्लस 15 ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 75, ये दे देगा बच्चे आपको पावर, चूंकि वॉट में दे रखा है तो यही हो जाएगा आपका आंसर, तीसरा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहे कि जड़त्वीय फ्रेम S डैश किसी दूसरे फ्रेम S के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहा है,
तो पिंड की गतिज ऊर्जा जब एस से देखने पर क्या होगा, एस डैश क्या होगा, भिन्न होगा। ये ऑब्वियस सी बात है। जब दूसरे आप फ्रेम से देखोगे तो पहले फ्रेम की जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपको दूसरी बिल्कुल क्या दिखेगी, डिफरेंट दिखेगी। वस्तु द्वारा किया गया कार्य एस और एस डैश में करना, ऑब्वियस सी बात है। जब वेलोसिटी आपका क्या है, अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अलग होगा। तो आपका जो किया गया कार्य होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जड़त्वीय फ्रेमों में क्या होता है, आपका मान्य होगा। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी मतलब तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे बच्चे, आपके सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा होगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबाई की एक डोरी से बंधे सिरे से बंद हुआ है। इसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। यदि शीर्ष पर पत्थर का वेग क्या है, आपको 4 मीटर पर सेकेंड है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो दे रखा है कि इसको ऐसे घुमाया गया है। शीर्ष पे आपसे कहा है कि यहाँ पे क्षणबद्ध डोरी में तनाव क्या है। देखो तनाव भाई क्या होगा, यहाँ पे टी आपका ऊपर की ओर होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका mv²/r, ये कुछ लगेगा। आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, तो आपसे पूछा है कि तनाव क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका नेट फोर्स लगेगा, अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो वो किधर होगा बच्चे आपका, अगर हम लोग इस शीर्ष पॉइंट की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से T प्लस एम जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, mv²/r। हमसे टेंशन का वैल्यू पूछा है तो ये कितना हो जाएगा आपका mv²/r माइनस का क्या देगा आपको mg। तो सारी वैल्यूज दे रखी है, जरा रख जाओ यहाँ पे। मास दे रखा है आपको 1 किलोग्राम और वेलोसिटी भी दे रखी है आपको 4, मतलब कितना हो जाएगा 16। रेडियस दे रखा है आपको कितना, यहाँ पे रेडियस है आपका 1 मीटर लंबाई की एक डोरी, तो यही हो जाएगा आपका रेडियस, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस मास आपका 1, जी का वैल्यू हो गया 10, तो 16 माइनस का 10 कितना दिया आपको, 6 न्यूटन आ जाएगा आपका तनाव, जो कि होगा आपका टेंशन, कितना होगा 6 न्यूटन। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि किसी सरल लोलक का मध्यमान स्थिति में वेग क्या होगा यदि 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठता है। देखो ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब ये हाइट आपको दे रखा है कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। तो देखो भाई ये जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सट्रीम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपकी मीन पे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0 हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ पे क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ mv² इक्वल्स टू लिखा जा सकता है आपका mgh के इक्वल, m से m चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ v² इक्वल्स टू g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना है 10। तो आपसे वेग ही पूछा हुआ है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको भाई कन्वर्ट कर लेना, 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2, तो v² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ से। अब जरा देखो कह रहा है कि g का वैल्यू आपको 9.8 यूज करना है, तो भाई जरा 9.8 यूज कर लो, 9.8 रख लेते हैं हम लोग। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 9.8 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 10 टू पावर -1, कुछ ऐसा बचेगा। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये क्या देगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा 9.8 मतलब देगा 2 8 जा 16, 19.6 इंटू क्या देगा आपको 10 टू पावर -1। तो जो v² का v का वैल्यू आएगा वो कितना देगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.6 अपॉन देगा आपको 10। तो बेसिकली यहाँ पे क्या वैल्यू दे देगा आपको, ये देगा आपको 1.96। अब इसी को वैल्यू जो होता है इसे आप लिख सकते हो 1.4, मतलब 14 का चूंकि ये स्क्वायर रूट होता है, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए कह रहा है कि एक घर्षण रहित ट्रैक ABCD त्रिज्या R के एक गोलाकार लूप में समाप्त होता है। यदि पिंड बिंदु पर A से ट्रैक नीचे की ओर फिसलता है जो h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो लूप को सफलतापूर्वक पढ़ने के लिए शरीर के लिए R का जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा। देखिए यहां से बच्चे अगर चलना स्टार्ट करा है, फिर ये यहाँ आके ऐसे यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ की ये पोटेंशियल एनर्जी, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप यहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे mgh इक्वल्स टू, यहाँ पे आपसे पूछा है कि R का अधिकतम मान पूछा हुआ है। तो देखो भाई जब यहाँ पे आप R का मान निकालोगे तो बच्चे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे
जब हम लोग इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चे, आपका जीरो होगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि आपका जब लोवेस्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं तो लोवेस्ट सर्कुलर मोशन में जो लोवेस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होती है ये होता है आपका स्क्वायर रूट 5 GR। बच्चे ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो, m से m तो चला ही जाएगा। तो जी एच इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से 5 GR। तो g से g भी चला जाएगा, तो जो r का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा आपका h/5। और h इक्वल दे रखा है आपको कितना है 5 सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू क्या कह रहा है कि आपका है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लूप को सफलतापूर्वक पूरा करने में जो आपका टाइम लगेगा, अच्छा यहाँ पे 1/2 भी तो है एक्स्ट्रा, ये 1/2। तो जब यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा। और h का वैल्यू 5 है, 5/5 इंटू क्या देगा आपको 2। तो 5 से 5 चला जाएगा, तो जो आपका r का वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको 2 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए कह रहा है कि चित्रानुसार कि एक कण के लिए फलन के रूप में संभावित ऊर्जा का एक प्लॉट दिखाता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो भाई कह रहा है कि यहाँ पे ए सी और डी, तो पहली बात तो ये भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी क्या है आपका इक्विलिब्रियम है। वो बात अलग है कि आपका स्थायी और अस्थायी अलग अलग होगा, लेकिन ए सी डी आपके संतुलन के बिंदु तो है। अब देखो संतुलन बिंदु क्या होता है कि जैसे कि कोई पार्टिकल आपका यहाँ पे है, इसको अगर हम लोग शिफ्ट करें तो ये फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्थायी संतुलन। अस्थाई बच्चे क्या होता है कि कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और इसको आप डिस्टर्ब करो तो ये अपनी वापस पोजीशन पे ना आ पाए, तो ये हो गया आपका अस्थाई। ठीक है, तो ए स्थिर संतुलन का एक बिंदु है। तो देखो यही वाली कंडीशन बच्चे आपको दे रहा है ए, तो इसका मतलब ये स्थिर संतुलन है। बी एक अस्थिर संतुलन है, देखो बी आपको ऊपर दे रहा है, मतलब बी ये वाली सिचुएशन दे रहा है, तो बी ये हो गया। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, और उपरोक्त सभी मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि 2 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी उठा सकता है। तो देखो यहाँ पे बात कर रहा है कितना पानी ऊपर जा सकता है। तो बेसिकली P की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका W/T से लिख सकते हैं हम लोग mgh/T। तो आपसे H का वैल्यू पूछा हुआ है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से PT अपॉन क्या देगा आपको mg, ये आपको वैल्यू दे देगा। पावर दे रखा है 2 किलोवाट है, तो 10⁻³ रख जाओ। टी कितना है 1 मिनट, तो 60 कर दो इसे। मास दे रखा है आपको यहाँ पे, मास कितना है, अच्छा कितना पानी उठा सकता है, तो यही तो पूछा हुआ है आपसे 10 मीटर ऊंचाई। अच्छा मास ही पूछा हुआ है आपसे, तो ठीक है जरा इसको मास के लिए सॉल्व करो। एच आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। जब मास के लिए सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, मास इक्वल्स टू पी टी अपॉन ये देगा आपको जी एच। तो पी का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ टी कितना हो गया आपका, टी दे रखा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो जाएगा। जी कितना है आपका, ये है 10 इंटू एच कितना है आपका 10। तो ये क्या होगा, 0 से 0 चला जाएगा, इधर आपका एक 0 चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻²। तो ये बचेगा आपका कितना, 2 10⁻³ था ना, यहाँ पे एक पावर यहाँ की जाएगी, तो ये बच जाएगा आपका कितना 2000 किलोग्राम। ये कुछ ऐसा आएगा आपका 2 इंटू 10⁻³ इंटू क्या है यहाँ पे 60। एच आपका 10 मीटर था, जी भी क्या था आपका 10 मीटर है यहाँ पे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा 6 2 12, तो ये देगा आपको 12 आ जाएगा यहाँ पे। 12 इंटू 10⁻², मतलब ये देगा आपको 1200। ये आपको क्या देगा 1200 किलोग्राम देगा। आप देखिए किलोग्राम, अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर में क्या दे रखा है आपको, लीटर में दे रखा है। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में लगभग लगभग बच्चे क्या होता है आपका 1 लीटर होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, लीटर में अगर हम लोग लिखेंगे तो 1200 लीटर आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। सो बच्चे ये था आपके पहले 35 क्वेश्चन का डिस्कशन, इसके बाद आपको कराएंगे शुभम सर। सो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक आपके सबसे प्यारे सर शिवम सर ने ठीक है डिस्कशन किया था, और शिवम सर ने डिस्कशन किया है तो नो डाउट डिस्कशन बहुत अच्छा रहा होगा। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से यानी 36 से आगे बढ़ते हैं।
तो 1 से 35 तक आपको कोई समस्या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि 36 के बाद भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। f इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, f इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहां से अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना हुआ तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि f इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स के, जब केवल संरक्षित क्षेत्र लगा हो तब। यहां से ये वैल्यू लिखी जा सकती है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और हम लोग एकदम सिंपल तरीके से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोगों के पास अच्छी खासी नॉलेज है और उस नॉलेज का पूरा यूज किया जाएगा। अब देखिए f इक्वल टू हमें पता है कि जब ये साम्यावस्था में होगा, किसमें होगा, साम्यावस्था में होगा, तो फोर्स तो 0 होगा। अब वो स्थिर साम्यावस्था हो, अस्थिर साम्यावस्था हो, उदासीन साम्यावस्था हो, न्यूट्रल हो, अपने को कोई समस्या नहीं है। तो यहां अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे f 0 है, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये बराबर 0 होगा। ये बराबर f किसके लिए, साम्यावस्था के लिए। साम्यावस्था या इसी को धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश की भी आदत डालेंगे, इक्विलिब्रियम के लिए। इसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए लिखूंगा मैं पूरी हिंदी, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। मेडिकल कॉलेज में वैसे फिजिक्स तो पढ़नी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ठीक है यूज करते हैं तरीका। इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स, हाँ ये देखिए प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब 2x को कॉमन ले लीजिए, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 को कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2x माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लीकेशन गुणनफल 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है, उसका मतलब कोई एक संख्या शून्य होगी। हमें ये पता तो नहीं है ना कि कौन सी संख्या शून्य होगी, तो एक बार दोनों को रख लेते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू हम लोग 0 रखते हैं, तो यहां से आ जा रहा है x इक्वल टू माइनस 1/2। दूसरा हम लोग लिखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 2 आ रही है। अब देखिए अगर हम लोग विकल्प पर जाएं तो विकल्प पे हमें दो ऑप्शन देखिए दोनों ही दे रखा है। अब हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर कि क्या किया जा सकता है। अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि अब यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो हमें वैल्यू तो पता चल चुकी है, लेकिन डी यू स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, यानी अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू डी यू बाई डी एक्स कितनी आई थी, माइनस 2x स्क्वायर डी अपान डी एक्स, इसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स। एकदम स्मूथ तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन भले बढ़ा जाएगा लेकिन हम लोग करेंगे स्मूथ तरीके से। अब ये वैल्यू हमें पता है माइनस 2x स्क्वायर प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3x प्लस 2, इसका हमें क्या लेना है, डिफरेंशिएशन। अब देखिए डिफरेंशिएशन तो बड़ा आसान होगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी यू स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, हल्का सा कैलकुलेशन ज्यादा है उसके लिए परेशान नहीं होना, माइनस 4x प्लस 3। अब सिर्फ वैल्यू रख के चेक करना है, अगर ठीक है भाई डी यू बाई डी एक्स तो चाहे जैसा साम्यावस्था इक्विलिब्रियम हो सबके लिए आता है, लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग अब वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू माइनस 1/2, क्या रखते हैं 1/2। अब जब इस पे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं तो ये आ जाएगा डी यू स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस
x की जगह क्या रखेंगे, -1/2 +3, ये वैल्यू आ जाएगी -2 +3, वैल्यू कितनी आ गई, 1। अच्छा हाँ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। x इक्वल टू अगली वैल्यू 2 दी गई है, हाँ x की वैल्यू 2 है, तो अब du² अपान dx², ये वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो -4 लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे, 2 + 3, यहां से -8 + 3, वैल्यू आ गई -5। अब यहां पे जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है, धनात्मक, कैसी वैल्यू है, धनात्मक, और यहां पे वैल्यू निगेटिव आई है, ऋणात्मक। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि सर वो स्थिर होगा। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी कि x की वैल्यू -1/2 पे क्या है, स्थिर संतुलन की स्थिति है। चलिए देखिए, एक ही ऑप्शन से काम चल गया हम लोगों का, आगे बढ़ते हैं। वैसे देख सकते हैं आप आगे भी कि -1/2 पे अस्थिर संतुलन, स्थिर अस्थिर, x = 2 पे। अब यदि निकाय में केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा है तो हम कोई और बाहरी बल लागू करें तो, अब देखिए यहाँ पे हमें ये फार्मूला तो बहुत बचपन से ही पढ़ाया गया है कि अगर सिर्फ संरक्षी बल लग रहा है, कुछ और नहीं लग रहा है, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर जब संरक्षी बल ही सिर्फ लग रहा है तो एक ही ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन संरक्षी क्षेत्र में, कार्य कार्य वो भी कहां, संरक्षी क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र में, यानी इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन वो भी किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स, ये बराबर हमेशा होता है माइनस चेंज किसमें, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, ये चेंज होगा स्थितिज ऊर्जा में। तो इस तरीके से हमारा वर्क डन संरक्षी बराबर हो जाएगा -2u हमेशा, ऑलवेज, ये क्या होगा, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। धीरे धीरे हम लोग एक एक वर्ड सीखते चलेंगे इंग्लिश के भी, ताकि हमें समस्या ना हो। श्रेणी क्रम में दो बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर और 150 पर मीटर दिखाया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आसान है हम लोगों के लिए। स्प्रिंग जो भी हम लेते हैं, मासलेस ही लेते हैं, तो उसमें हर जगह फोर्स सेम मिलेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं K1 x1 = K2 x2। यहां तक हम लोगों को प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, ये वैल्यू 100 x1 है, ये बराबर आ जाएगी 150 x2 के। अब इसके बाद ये बोल के रखा है 1.5 और 2.5, तो उसके लिए भी हम परेशान नहीं होंगे। देखिए बाद में तो सब कटेगा ही, एवरेज लेना है, तो इस नाते हम डिस्टेंस को लेके इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो अब देखो इसे हम लिख सकते हैं x1 + x2, ये बराबर 2.5 है, तो यहां से x1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2.5 - x2। अब यहां से ये लिख सकते हैं 100, ये आ जाएगा 2.5 - x2 = 150 x2। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 250 - 100 x2, दैट इक्वल टू 150 x2। यहां से आ जाएगा 250 = 250 x2। यहां से हम लिखना चाहेंगे तो x2 =
1 सेंटीमीटर। अगर x2 1 सेंटीमीटर है तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 माइनस x2 यानी 1, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, डेटा के लिए हम परेशान नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि सर यहाँ पे आपको लेना चाहिए था डिस्टेंस उसकी टर्म में, मीटर में, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी क्वेश्चन को वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ के, कार्य निकालना है फाइनल का स्क्वायर माइनस जो शुरू में रहा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ये के इनिशियल क्या है? अंतिम, ये अंतिम है और ये आरंभिक। एक अंतिम है, दूसरी तरफ आरंभिक है। अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा वर्क डन, तो कार्य लिखना चाहूंगा तो -1/2 इंटू, पहले केस में k1 लेंगे हम कितना 100 और x1 लेंगे 1, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 100 और x1 की वैल्यू 1.5 का अपान -1/2 इंटू k की वैल्यू दूसरे के लिए 150 है इंटू 1 का स्क्वायर। देखिए 1/2 से 1/2 गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कट के 2 और इधर कितना आ गया 3, तो ये आ गया 2 इंटू 2.25 अपान 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। 2.25 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5/3, ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो अगर देख लेते हैं कोई ऑप्शन अगर 3/2 का होगा तो 3/2 सही है। हाँ सर, पहला ही ऑप्शन 3/2 है, इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक यात्रा के क्रेन से एक लोड लटका हुआ है, क्षैतिज रूप से वेग v के साथ घूम रहा है। यदि लोड को 4 मीटर से अधिक क्षैतिज रूप से झुलाना नहीं है तब क्रेन को अचानक रोक दिया जाता है, तो क्रेन की अधिकतम स्वीकार्य गति क्या होगी? अब देखिए ये मैक्सिमम कितना जा सकता है भाई, अलाउड किया गया है कि मैक्सिमम ये सिर्फ 10 जा सकता है। तो अब बात करते हैं, ये मैक्सिमम इतना ही उठा है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये तो 10 रहेगा ही रहेगा, माइनस, अब यहां पे लिखना हुआ तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, y इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस, क्योंकि भाई हमें पूरी डिस्टेंस 10 पता है और हम मान के चल रहे हैं कि y यही है, यही डिस्टेंस क्या है, y है। तो अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये आ जाएगा 100 माइनस 16, तो ये y इक्वल टू सर वैल्यू आ रही है 10 माइनस रूट में 84, और 84 को अगर हम निकालेंगे तो ये 9.16 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 10 माइनस 9.16, और यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.84। बड़ा आश्चर्यजनक आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर देखिए यहाँ भी 84, ये 0.84 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें पता है कि जब यहाँ पे होगा तो इसके पास सिर्फ गतिज ऊर्जा है, क्या है, गतिज ऊर्जा, और जब ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ इसके पास कौन सी ऊर्जा बचेगी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम k से दिखाते हैं और इसको u से दिखाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि k बराबर होगा u के, k बराबर u के, यानी यहां से लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, मतलब mv का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा mgy के। देखिए m से m कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया, रूट में 2gy। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 2 इंटू 9.8 इंटू कितना है 0.84। अब यहां से अगर मैं वैल्यू रखूंगा
तो ये वैल्यू आपकी y इक्वल टू रूट में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9.8 इंटू 0.4 तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.464। अब ये वैल्यू देखो 4 से थोड़ी सी ज्यादा है तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 4.05 मीटर पर सेकेंड। हल्का सा भी कैलकुलेशन में चूके तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अब इसके बाद बोला है किसी कण की स्थितिज ऊर्जा 800% बढ़ जाए तब कण का संवेग बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा पहले मान लो K2 निकालते हैं तो K2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं K1 प्लस 800% प्लस K1 का 800%। मतलब यहां से हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं K1 प्लस K1 इंटू 800 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गया तो प्रभु यहां से K2 इक्वल टू आ गया K1 प्लस 8K1 यानी 9K1। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया है अब ये। अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं कि सर मुझे पता है K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ये संवेग का ही पूछ रहा है तो हम सर यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। सर यहां से पॉसिबल है कि लिख दे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में K, यहां से सर लिख सकते हैं P2 बाई P1 दैट इक्वल टू रूट में K2 बाई K1। अब वैल्यू रख दीजिए K2 बाई K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 9K1 अपान K1, ये K1 से कैंसिल हुआ, ये वैल्यू कितनी आ गई 3, वैल्यू कितनी आई 3। अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो मुझे ये पता है कि P2 इक्वल P2 बाई P1 कितना आ चुका है 3, यहां से मैं लिख दूंगा कि सर P2 जो आएगा वो 3P1 आएगा। अब संवेग हमें निकालना है कितना बढ़ेगा तो प्रतिशत संवेग की प्रतिशत बढ़ोतरी, प्रतिशत बढ़ोतरी, प्रतिशत बढ़ोतरी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 3P1 माइनस P1 अपान P1 इंटू 100। यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 2, P1 से P1 कैंसिल कर सकते हैं 2P1 बाई P1 इंटू 100, यहां से ये आ जाएगा 200। तो यहां से 40 का आंसर हम लोगों का जो प्यारा सा आंसर आया है वो कितना है 200%। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन सही है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंजन बल F और V दिया है, शक्ति वाट में होगी तो F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20I कैप माइनस 3J कैप प्लस 6K कैप। वेलोसिटी यानी वेग हमें दे रखा है 6I कैप प्लस 20J कैप प्लस 3K। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हमें पावर निकालना है वो भी वाट में तो हम इनका डॉट यानी अदिश गुणनफल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20I कैप माइनस 3J कैप प्लस 6K कैप, इधर हो जाएगा 6I कैप प्लस 20J कैप प्लस 3K कैप। यहां से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो P इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 60 और ये 5 है प्रभु प्लस 5K है, थोड़ा सा ध्यान मैंने नहीं दिया, 5K है, यहाँ पे भी 5K है प्लस 5K, मैंने कॉपी करने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। प्लस कितना लिख देंगे हम लोग 15। तो अब यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 15 यानी 75 वाट, 75 वाट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है वाट। आपके पास पावर आती है तो आप लोगों की क्या लगा देते हो वाट। चलिए, यदि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की दोगुनी हो जाती है वस्तु का नया संवेग होगा। क्या गजब का क्वेश्चन है।
बोल के रखा है K2 इक्वल टू 2K1। हाँ सर, अब वो पूछ रहा है नया समय क्या होगा सर, कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि K इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m होता है सर। तो K बराबर होता है, यहां से हम लिख सकते हैं कि K जो होगा वो समानुपाती होगा पी स्क्वायर के। तो यहां से सर हम लोग लिख सकते हैं K2/K1। अब यहां से भाई लिखना होगा K2/K1, तो यहां से ये चीज भी तो लिखी जा सकती है कि सर रूट में K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। लीजिए रूट में ले लिया सर, ये वैल्यू किसके है सर, P2/P1 के बराबर। सर यहां से K2 की वैल्यू रख दे, K2 कितना है 2K1 अपान K1 इक्वल टू P2/P1। सर K1 से K1 गए हो काम से, तो आ गया P2/P1 इक्वल टू √2। तो यहां से सर आ गया P2 इक्वल टू P1 √2, यानी कितना टाइम्स बढ़ गया, √2, रूट में 2 गुना ये बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल इसके S इक्वल टू F इक्वल टू दे रखा है S की पावर -1/। तो यहां से एक चीज तो मैं लिख दूंगा कि F इक्वल टू के S की पावर 1/K1। चलिए अपने मन से मैं ले लेता हूं K1। ध्यान देना ये कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो बड़े प्यार से लिख सकता हूं सर m और एक्सेलेरेशन मास इनटू एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3। दो पार्ट में क्वेश्चन होगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं mv dv/ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3। तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा v dv/ds, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा, तो m dv जो होगा वो बराबर किस, ये लिख सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 ds। यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v²/2 आ जाएगा। अच्छा 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये s की पावर आ जाएगा s की पावर -1/3 प्लस, और ये प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3। तो s की 2/3 अपान 2/3, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि सर v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया s की पावर 2/3। यहां से सर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया s की पावर 1/3। सर यहां से v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K2 s की पावर 1/3। सर अब हमें पता है कि क्या पूछा गया है, शक्ति विस्थापन पे कैसे निर्भर करेगी। तो P इक्वल टू सर हम लोग बड़े प्यार से लिख सकते हैं F। हाँ लिखेंगे F इंटू वी। F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं K1 S की पावर 1/3 इंटू K2 -1/3 और K2 S की पावर -1/3। तो यहां से P इक्वल टू बचा सिर्फ हमारे पास K1 इंटू K2 इंटू S की पावर 0। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया S की पावर 0, क्योंकि K1 और K2 को ध्यान दीजिए तो ये आपके लिए पहले ही नियतांक थे। क्या थे, नियतांक थे। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 43 की। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। किसी नियत शक्ति P द्रव्यमान के कण पर आरोपित की जाती है, यदि इसका वेग v1 से v2 बढ़ता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी होगी। अब देखो P इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं FV, यहाँ पे हम लोग ठीक है। अब पावर की बात हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पावर की बात कर रहा है ना, तो वहां पे हम लोगों से गलती ना हो इसके नाते हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू MAV। यहां पे लिख सकते हैं P इक्वल टू M। अब v की जगह a की जगह हम लोग चाहें तो यहाँ हम पहले ही पता है कि a इक्वल टू हम लोग आराम से लिख लेते हैं dv/dt। ये बचपन में पढ़ा था, इसके बाद ये भी पढ़ा था dv/ds। तो अब यहां से कुछ ऐसा लिखा जा सकता है mv dv/ds इंटू v। ये इधर आएगा बच्चे, तो अब यहां से डायरेक्ट लिखा जा सकता है
P बाई एम डी एस दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी बी। अब देखो इसको आराम से इंटीग्रेट करना है, तो ये वैल्यू अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम कहां से कहां तक कर देंगे, 0 से s, इसको 0 से v तक। तो अब ये वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है ये वैल्यू, ठीक है, v2 से v1 से v2। अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो ये आ जाएगा पी एस बाई एम, ये बराबर आ जाएगा v की पावर 3/3 v1 से v2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से हमारी वैल्यू आ गई पी एस बाई एम दैट इक्वल टू 1/3 को कॉमन ले लीजिए, तो v की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे v2 की पावर 3 माइनस v1 की पावर 3। अब s आपसे पूछ रहा है तो s इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m अपान 3p v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास s आया है, ऐसी जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये 44 की, अगर हम ध्यान से देखें तो 44 का आंसर हो जाएगा m अपान 3p v2 का सॉरी यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं दिए कॉपी करने में, ये पावर कितनी है 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दीवार को धक्का लगाता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। कैसा रहता है, असफल रहता है, वह करता है। अब जब दीवार चली ही नहीं, धक्का दिए, अब दीवार चली ही नहीं तो विस्थापन 0, विस्थापन 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर विस्थापन 0 तो सीधा मतलब कार्य भी 0। इस तरीके से आपका प्यारा सा ऑप्शन कोई काम ही नहीं। क्या वर्ड है, 0 का मतलब कोई काम ही नहीं। ये देखिए हो गया, क्या गजब का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गाड़ी और एक कार समान गतिज के साथ गति कर रही, उन पर समान मंदित बल उन्हें स्थिर अवस्था में लाया जाता है तब। अब देखिए वैसे देखा जाए तो थोड़ी देर के बाद भाई गाड़ी भी विराम में आएगी, कार भी विराम में आएगी, लेकिन जो खास बात है वो ध्यान देनी है, वो ये है कि अगर हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस के बारे में कि कितना वो चला है, तो चला है तो इसका मतलब हमें पता है कि जो विरामावस्था में चली गई दूरी होगी, असल बात जो कार्य किया गया होगा वो गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमें पता है कि W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S होता है। अच्छा F डॉट S होता है, तो हमें ये भी आइडिया है यहाँ से कि जो वर्क डन होता है वो बराबर किसके होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा होगी अपान क्या लिखेंगे, मंदन बल। क्या लिखेंगे, मंदन बल। गतिज ऊर्जा भी समान, मंदन बल भी समान। जब दोनों समान है प्रभु तो दोनों ही समान दूरी भी चलेंगे। भाई समान बटे समान दोनों का सेम आ रहा है तो ठीक है। 47 क्या गजब का क्वेश्चन है, करना ही कुछ नहीं था। संवेग पूछा है तो हमें पता है F इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, dp बाई dt प्रभु। तो यहां से हमें dp लिखना हुआ तो हम क्या लिख देंगे, f dt। अब फोर्स का और इसका एरिया ले लीजिए, बल का, ये आपका बल और ये आपका समय, और इनका अंदर का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमें। अब ये जो अंदर स्ट्रक्चर बन रही है इसका क्षेत्रफल, ये देखिए क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है हाफ
इंटू जो दो साइड समांतर हो उसको ले लीजिए। तो यहां से यहां तक वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू 40 आ रही है और यहां से यहां तक वैल्यू 60 आ रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 40 प्लस 60, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है। तो देखिए ये इससे कैंसल हुआ, 2 से 10 आया, यहां से ये वैल्यू क्षेत्रफल जो आ गया वो आ गया 100 गुणे 10 यानी 1000 न्यूटन। गजब का आंसर है तीसरा। अब बच्चे इसमें कोई खास ऐसा लॉजिक नहीं था जो आपको लगाना ही जरूरी था कि बिना लगाए आप काम नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शित क्षेत्र के निकाय का ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे ना तो परेशान ही मत हो, सिंपल तरीका अपनाओ, नो कॉम्प्लिकेशन मेथड। ये इसको एक तरफ जोड़ दो, इसको एक तरफ। सर ये कुछ ऐसे बना दिया मैंने, देखिए डायरेक्ट कर लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है हम लोगों को। अब ये कितना 7, ये कितना 28। अब हमसे एक्सेलेरेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट घटा दीजिए, जो ज्यादा वाला है 28 माइनस 7 अपान 28 प्लस 7 इंटू जी। ये देखिए आ गया 21 अपान 35 जी। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 जी। कोई आंसर ही नहीं दिख रहा है अलग, 3/5 जी। तो 48 का थर्ड हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे। 90 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 20 मीटर की सेकंड से समान चाल से ऊपर गतिमान है, लिफ्ट के तुला पर खड़ा है, पाठ्यांक होगा। सीधी बात है प्रभु कि अब जैसे भाई एक्सलेशन त्वरण, त्वरण क्या होगा, 0 होगा, शून्य है। क्यों? क्योंकि समान चाल से चला जा रहा है। तो यहाँ पे तुला का पाठ्यांक अगर हम लोग देखेंगे तो तुला का पाठ्यांक हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तुला का पाठ्यांक, तुला का पाठ्यांक जो होगा उसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, सर ये n होता है नॉर्मल और ये बराबर किसके, mg के। m कितना दिया है आपको 90, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 kg वेट। kg वेट जो है फोर्स की सीजीएस, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण इकाई, बल की गुरुत्वीय इकाई है। बल की ये क्या है, गुरुत्वीय इकाई है। तो यहां से आ जाएगा 90 kg वेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ लोग इस पे अलग अलग दिमाग लगाते, कुछ नहीं। ये देखिए इसको नीचे लाने वाला फोर्स क्या होगा, mg/10 g sin 53 डिग्री। इसको इधर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन होगा, 5g sin 37। क्योंकि हमें पता है कि देखिए जब भी ऐसे कोई सरफेस मिले आपको इस तरीके का थीटा, तो अगर ये ब्लॉक है तो हमें पता है कि दो फोर्स लगते हैं। इस तरीके से mg, इधर की तरफ mg cos थीटा, और इधर की तरफ जो लगता है वो क्या है, mg, एक तरफ mg cos थीटा, एक तरफ mg sin थीटा। तो प्रभु जब यहां से हम करने की कोशिश करेंगे तो अब यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेद स्थिर है, घर्षण रहित है। तो अब देखो वही mg sin 37 दोनों का यूज हुआ है, तो A इक्वल टू फार्मूला होता है चलाने वाला बल, आप जान लीजिए, चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल, रोकने वाला बल, बटे में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान वो भी किसका, निकाय का, द्रव्यमान वो भी किसका, निकाय का।
तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो a इक्वल टू, अब देखिए वैल्यू मैं रख देता हूं, थोड़ी सी आत्मा आपकी तकलीफ ना उठाए। अब 10 की वैल्यू रखोगे तो 10 की वैल्यू हमें साइन 37 की वैल्यू पता है। साइन 37 जो होता है, साइन साइन 37 की वैल्यू जब भी हम लिखना चाहेंगे तो साइन 37 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन 37 आपका होता है 3/5। साइन 53 डिग्री लिख सकते हैं 4/5। तो यही वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए 10g लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू अगला क्या है हमारा साइन 53 डिग्री। तो ये साइन 53 की वैल्यू 4/5। देखिए 5 से ये कटा 2 आ गया तो 80 न्यूटन आ गया। इधर की तरफ वैसे ये मान के चलते हैं कि केजी है, ये भी केजी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है बच्चे। अब यहाँ पे mg अगर मुझे लिखना हुआ तो 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 37 3/5। 5 से 5 घट गया, कितना आ गया 30। तो यहां से अब मुझे लिखना है चलाने वाला बल कितना है 80 माइनस रोकने वाला बल 30 अपान द्रव्यमान निकाय का, इसका 5 इसका 10 कितना 15। तो ये आ गया 50/15 यानी 10/3 यानी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गजब का क्वेश्चन है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों ठीक है, एक क्वेश्चन बोनस रहेगा, उसके 2 ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है।